गाइज आज है 11 अगस्त 2024। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 41 है। इससे पहले आप लोगों का एमसीक्यू का सीरीज चला गया था, तो उसी का सीरीज आज फिर चालू रहेगा। और फिर आज हम लोग जो आप लोगों को कल जैसा कि बताया गया था कि हर एक वंश का फिर से आप लोगों का शुरू कर दिया जाएगा और फिर मौर्य वंश में प्रवेश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेक्चर नंबर 41। कल हम लोगों ने देखा था गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन था आप लोगों का, तो उसी गद्यांश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आप लोग का है, लेकिन उस गद्यांश से ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है, क्योंकि आप उस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा था तो उससे समझ में आया था कि वो प्राचीन भारत से संबंधित है और फिर ये उससे अलग ही क्वेश्चन है। लेकिन तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, भारत के महान दार्शनिक जो कि वेदांत देशिक हैं, कौन? वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकार लिखा था जिसका नाम है, उसका नाम क्या था? हंस संदेश। किस उस काव्य का क्या नाम था? हंस संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में से किसका कथानायक रामायण से लिया गया है? किसका कथानायक रामायण से लिया गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अभिषेक, अभिमारक, बालचरित और पंचरात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक। ये अभिषेक जो भास द्वारा लिखा गया है ये रामायण से लिया गया है, और ये अभिमारक हो गया या फिर बालचरित हो गया या फिर पंचरात्र हो गया, ये सब भी भास के द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन रामायण से लिया गया है ये अभिषेक। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभिषेक। ओके, अभिषेक। ओके, और ये भी आप लोगों के लिए लिख दिया गया है कि अभिमारक, बालचरित, पंचरात्र, अभिषेक ये सभी नाटक भी भास द्वारा रचित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अब ये आप लोग का गद्यांश कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? तो योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी वज्रपति कहलाता था, और चारागाह अधिकारी भी यही वज्रपति होता था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का करवाया गया क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो चंदना थी। ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत की नवपाषाण संस्कृति में से निम्न में से क्या पाया गया है? तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन। घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण ये मिला था, ये पढ़ाया गया था आप लोगों को। हल ये तो नहीं मिला था। नवपाषाण काल में बैलगाड़ी ये भी नहीं मिला था। खेती से उपजाए गए जौ और मटर ये मिला था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्न में से क्या क्या संबंधित है? तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। लोहे के औजार और उपकरण, क्या पूछ रहा? महापाषाण। महापाषाण है तो लोहे के औजार और उपकरण सही हो जाएगा। घोड़े ये भी सही हो जाएगा। जोड़वे वेयर ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो ताम्रपाषाण कालिक हो जाएगा। फिर सार्कोफेगी ये भी ये हो जाएगा, सार्कोफेगी हो जाएगा। फिर डोलमेन ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 नहीं होगा, मतलब 1, 2 और 4 और 5 होगा। केवल 1, 2, 4 और 5 सही है। तो हो गया। और फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया जाता है, जैसे कि ये जोड़वे वेब जो है ये आप लोगों का ताम्रपाषाण काल का है, ताम्रपाषाण काल का। और वहीं ये सार्कोफेगी और डोलमेन ये दोनों जो है ना स्ट्रक्चर आधारित है। और डोलमेन का अर्थ होता है कि जैसे कि एक सब होता है नीचे, उसके ऊपर कोई पत्थर रख दिया जाता है तो उसे डोलमेन कहते हैं, और कोई सब है उसके ऊपर जो है इस प्रकार का पत्थर रख दिया जाता है, कुछ इस प्रकार का, तो इसे मेनहीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनहीर। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ओहो, ये देख लीजिए आप लोगों के लिखा गया है, ये भी लिख दिया गया है कि जोड़वे वेब ये ताम्रपाषाण काल का है। सार्कोफेगी डोलमेन ये दोनों स्ट्रक्चर है, और ये सब के ऊपर डोलमेन पत्थर रख देंगे तो इसे डोलमेन कहा जाएगा। सब के ऊपर इस प्रकार का पत्थर रखेंगे तो इसे मेनहीर कहा जाएगा। ये आप लोगों को समझा दिया गया। अब चलिए कुछ देख लेते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को मिलान करने में पूछा जाएगा कि कुछ पुरातात्विक स्थल दे दिए जाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया है कि जोड़वे पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है कायठा, मध्य प्रदेश में है ओजियाना, राजस्थान में है रोजड़ी, गुजरात में है। उसी तरह आगे आप लोगों का है ये वैदिक नदी वर्तमान नाम किसका है? ये भी आप लोग को करवाया गया है। ये आप लोग का बहुत सारा करवाया गया था। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चेनाब। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी, और सतुद्री का वर्तमान नाम सतलज, और वहीं विपाशा का नया वर्तमान नाम तो हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। देख लीजिए, विपाशा का नया नाम वर्तमान नाम क्या है? व्यास। अगला है महाजनपद और राजधानी, ये भी आप लोग का करवाया गया था। अस्मक की राजधानी पूतना, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोत्यवती, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल, वहीं उत्तरी पांचाल का एक छत्र था। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो इस प्रकार से ये आप लोग को मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कथन और तर्क। तो चलिए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ये जो दजला फरात नदी घाटी है ये मिस्र अर्थात मेसोपोटामिया से संबंधित है। ओके,
तो ये बिल्कुल सही है, उसके साथ व्यापारिक संबंध थे। अब तर्क देख लेते हैं। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, ये तो इस साइड पर गलत हो गया। पुरातात्विक साक्ष्य है क्योंकि जो बेलनाकार मुहर तो यहीं से मिला था, और मेसोपोटामिया की किताबों में ही मिलवा नाम भी तो मिला है। ये सब साक्ष्य बहुत पर्याप्त है, तो ये तर्क हो जाएगा गलत और ये कथन सही हो जाएगा। वैसे तर्क पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। ये तो सरपद गलत हो गया, अर्थात कथन सही है और तर्क गलत है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या है। ये देख लीजिए, कथन सही है किंतु तर्क गलत है। दजला फरात नदी घाटी ये मिस्र में है, मेसोपोटामिया में, आप लोग को बता ही दिया गया। तर्क पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, वहाँ पर नहीं कह रहा था इसलिए तर्क गलत हो गया था। बेलनाकार मुहर मिला है, मेसोपोटामिया की किताबों में मिलुहा नाम भी तो मिला है, सही है। मिलुहा नाम आप लोग को बताया गया था कि इसका नाम क्या है, तो आप लोग जल्दी से अपना माइंड को रिवाइंड करिए। और आप लोगों को प्रत्येक दिन कहा जा रहा है कि आप लोग जो है पृथ्वी का रिविजन प्रत्येक दिन करते रहे शुरू से अंत तक, ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे रिविजन हो जाए। प्रत्येक दिन आप शुरू से अंत तक रिविजन करेंगे तो सोच लीजिए एग्जाम तक में आपका ये रटा जाएगा मुँह पर। इसके बाद ये आएगा ये आएगा। तो मिलुहा भी आप लोगों को पढ़वाया गया था, बताया गया था मिलुहा के बारे में, तो आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करिए, या फिर नहीं आ रहा है तो रजिस्टर पलट के देखिए। आगे आप लोगों का किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों जिसको टूल्स कहते हैं के साथ साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है। तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन करवाया गया था अत्रिपक्कम से। और एस्यून जो है एक टेक्निक है औजार बनाने की। एस्यून क्या है? एक टेक्निक है औजार बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फिर कालक्रम को व्यवस्थित करना है। सिकंदर का भारत से वापस जाना या फिर पार्सिपोलस का दहन, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय होकर सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपैरेडिसस में विभाजन। तो सबसे पहले आप लोग का हो जाएगा पार्सिपोलस का दहन, उसके बाद हो जाएगा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, फिर हो जाएगा सिकंदर पर भारत पर वापस, और फिर लास्ट में 4 नंबर आ जाएगा। लास्ट में 4 नंबर, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 देख लीजिए, यहाँ पर आंसर दिया गया, तो ये सही है। आगे देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो फसल उत्पादन का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला गया है नवपाषाणकालीन से, ये आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। तो मानव शिशु कपाल वो भी 2001 में तो हथनौरा से पाया गया था। और हथनौरा के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल है को नर्मदा मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा मैन कहा जाता है, क्योंकि हथनौरा नर्मदा घाटी में है। हथनौरा कहाँ है? नर्मदा घाटी में है। आगे देख लेते हैं कौन से कथन सही है। फिर उस वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों का पहला है बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण के आदेश दिया था। फिर दूसरा है आप लोगों का, ये तो सही है, स्तूपों का निर्माण का आदेश दिया था। और फिर दूसरा है स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आप लोगों का जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक नहीं। धमेक स्तूप तो वर्तमान धमेक स्तूप से प्राचीनतम स्तूपों में से एक नहीं है, क्योंकि धमेक स्तूप तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। तो मतलब 1 2 3 सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे केवल 1 2 3 सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि आप लोगों को बता दिया कि चौथा आप लोगों का गलत है। तो 1 2 3 सही है। और धमेक स्तूप गुप्त काल से संबंधित है, तो यह प्राचीनतम स्तूपों में से एक नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये तीर्थंकर को प्रतीक चिन्ह के साथ मिलाना है। ये तो आप लोगों को पढ़वा ही किया था कि आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह सांड है, मल्लीनाथ का घड़ा पिचड़ है, महावीर का शेर है, पार्श्वनाथ का सर्प है। ये मल्लीनाथ का नहीं करवाया गया था, लेकिन आप लोग जब मिलान जब करते तो 3 मिल जाता तो 1 बचा कुचा यही हो जाता। ओके, तो इस तरह से ये आप लोगों का कंप्लीट होता है ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने किया। अब आगे देख लेते हैं। आगे फिर हम लोग जहाँ से छोड़े थे तो वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों को महापद्मनंद के बारे में बताया गया था, और फिर घनानंद का चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या कराया जाता है। तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण का अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, भाग 1, क्योंकि भाग 2 आप लोगों का अभी नहीं करवाया जाएगा, वो मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद करवाया जाएगा। ये आप लोगों को बता दिया गया था डिटेल से। आप देख लीजिए ये कंप्लीट होता है तो इसके लिए छोड़ दिया गया है जगह, ताकि कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे तो आप लोगों को लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को नोट्स बनाना है। आगे है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण भाग 1। तो प्रथम आक्रमण कौन करता है? हखामनी आक्रमण साम्राज्य के द्वारा आक्रमण करता है। इसकी झलक आप लोगों को दिखा दी गई थी, जो कि दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम भी उसका कहा जाता था। ये आप लोगों को दिया गया था। और हखामनी आक्रमण कब करता है? 510 ईसा पूर्व से लेकर 520 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व है, ना कि ईस्वी। ओके, और हखामनी आक्रमण जो है ये ईरान का वंश था, और हखामनी वंश पारसिक साम्राज्य कहलाता था। कौन सा साम्राज्य कहलाता था? तो पारसिक साम्राज्य कहलाता था। और पहली सफलता किसको मिली थी? तो पहली सफलता
सफलता हकमानी साम्राज्य में ईरान का जो शासक था दारा प्रथम को मिला था, और ईरानी ग्रंथ में इस दारा प्रथम का नाम डायर बाहू मिलता है। क्या मिलता है? दायर बाहू। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ईरानी ग्रंथ में दारा प्रथम का नाम या फिर डेरियस प्रथम का नाम क्या मिलता है, तो दायर बाहू। और दारा प्रथम का अन्य नाम है डेरियस प्रथम। ओके, अब आगे देख लेते हैं। आगे इससे संबंधित अभिलेख, तो कौन कौन सा अभिलेख से हमें मिलता है कि ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो बेहरस्तून अभिलेख, पार्सिपोलस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख, इन अभिलेखों से हमें प्रथम आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हेरोडोटस के अनुसार, हेरोडोटस जो इतिहासकार है, इतिहास का पिता कहा जाता है, उनके अनुसार क्या है, तो जिस भूभाग पर हखामनी आक्रमण हुआ था, तो कौन से भूभाग पर? कम्बोज और गांधार पर तो हखामनी आक्रमण हुआ था, वह पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। तो जिस भूभाग पर हखामनी आक्रमण हुआ था वह पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। ये हेरोडोटस के अनुसार। वो भूभाग कौन सा था? कम्बोज और गांधार, ये उसका 20वां प्रांत बना था, इसी पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का दारा तृतीय या फिर डेरियस तृतीय, ये आक्रमण किया था। ओके, दारा तृतीय या फिर इसे क्यों इंग्लिश में डेरियस तृतीय कहा जाता है। और ये दारा तृतीय जो है सिकंदर, जो कि यूनानी था, कि आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर दारा तृतीय का शासन था। जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर दारा तृतीय का शासन था। आगे है, जब ईरान आए तो उसका प्रभाव भी तो कुछ पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ईरानी आक्रमण का प्रभाव है कि समुद्री मार्ग का पता हमें लगा, और समुद्री मार्ग का पता लगा तो जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इस देश से उस देश, दूसरे देश तक व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है इसका प्रभाव, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, और खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं और लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ तक? दाएं से बाएं और लिखी जाती है, और ये ईरान की देन है। पूछ लेगा डायरेक्ट कि खरोष्ठी लिपि किसकी देन है, तो ईरान की देन है, और ये दाएं से बाएं और लिखी जाती है, और उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, इसका प्रभाव ये था। अरमैक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ईरानी आक्रमण होने से अभिलेख उत्कीर्ण कराने की परंपरा की शुरुआत हुई। पहले अभिलेख उत्कीर्ण नहीं होते थे, लेकिन जब ईरानी आक्रमण हुए तो फिर उनके भी कुछ परंपरा आएगी, तो उनका प्रभाव यह पड़ा कि अब अभिलेख उत्कीर्ण होना शुरू हो गया, अभिलेख उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो कल फिर हम लोग जो है, ये आप लोग आज प्रथम आक्रमण देखें, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम आक्रमण। कल हम लोग फिर द्वितीय आक्रमण देखेंगे, जो कि ग्रीक यूनानी आक्रमण सिकंदर करता है। उसके बाद यूनानी आक्रमण का प्रभाव देखेंगे। फिर कल ही आप लोगों का फिर मौर्य वंश का शुरुआत कर दिया जाएगा, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उसके जो प्रधानमंत्री जो कि उनको राजा बनाने में सहायता किए थे, कौन थे? वो थे चाणक्य, विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। लेकिन ये अर्थशास्त्र विषय पर आधारित नहीं है, ये राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया गया है। तो आज का पीछे का रिवीजन तो आप लोगों को क्वेश्चन करवा ही दिया गया था। कुछ क्वेश्चन जो बचे थे, तो पीछे का रिवीजन तो आज नहीं, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 11 अगस्त 2024 को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।